आज जिस टॉपिक को हम कवर अप करने वाले हैं वो मौर्य क्लास के बाद की आने वाली छोटी छोटी राजवंश हैं, क्योंकि बड़ा राजवंश का अगर विनाश होता है तो उसके राख पे, उसके टुकड़े पे कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, तो राजवंश जन्म ले लेते हैं। उसमें दो टाइप के राजवंशों ने आपके भारत के इस मिट्टी पर जन्म लिया। एक राजवंश को हमने नाम दिया अपने हिसाब से, ऐसा कोई ऐतिहासिक हिसाब नहीं है, अपने हिसाब से हमने बताया कि ये क्या है, तो देसी राजवंश है। देसी मतलब नेटिव राजवंश है, जिनका उत्थान जो है वो इसी धरती पे हुआ है। और दूसरा हमने बताया कि फॉरेनर सक्सेसर हुए, मतलब इंडिया के क्षेत्र, आज की जो सीमा है आपकी इंडिया की, आज की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है आपके इंडिया की, इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर कुछ छोटे छोटे राजवंश आए हैं। तो उन दो बिंदुओं पर हमें नजर डालना है, एक नेटिव सक्सेसर के रूप में और दूसरा फॉरेनर सक्सेसर के रूप में। तो नेटिव सक्सेसर में हम बेसिकली 4 वंशों की बात करेंगे, छोटे छोटे वंश, सिर्फ उसके फाउंडर और एक दो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आप अगर जान लें तो काफी होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। जिसमें नेटिव राजवंश में हम 4 राजवंशों की बात करेंगे। पहली राजवंश वो होगी जिस राजवंश के फाउंडर ने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक बृहदत्त को मारने के बाद उस राजवंश की नींव रखी। उस व्यक्ति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति का नाम था उसी व्यक्ति के नाम पे आधारित पोस्ट मौर्य की पहली डायनेस्टी थी, जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। शुंग के बाद हम छोटे राजवंश, एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी हम बात करेंगे, दैट वाज कण्व डायनेस्टी। तो शुंग की हम बात करेंगे, कण्व की बात करेंगे, और तीसरे राजवंश पोस्ट मौर्य में हम बात करेंगे सातवाहन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आपको जाननी पड़ेगी कि यही वो सातवाहन वंश है जिसके राजाओं ने ग्लास कॉइन की शुरुआत आपके इतिहास के पन्नों पे की है। तो शीशे की सिक्के की शुरुआत किसने की, तो पोस्ट मौर्य में आपको संभवतः अपने ऑप्शन में सातवाहन डायनेस्टी खोजना पड़ेगा। तो पहली वंश का नाम हमने बताया शुंग, दूसरे वंश का नाम हमने बताया कण्व, तीसरे वंश का नाम अभी आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं सातवाहन, और चौथा जो आखिरी नेटिव सक्सेसर का हमारा राष्ट्रवंश होगा उसका नाम होगा कलिंग का चेदी। पहले देखिए, ये सारी बात आप पहली बार सुन रहे हैं, इस कारण से कंफ्यूजन का होना लाजमी है। ध्यान से सुने, एक बार मैं बोलता हूं, दूसरी बार मैं रिपीट करता हूं, तीसरी बार फिर से बोलता हूं, और चौथी बार मैं आपके बोर्ड पे लिखता हूं, और पांचवी बार मैं आखिरी में आपको जिस्ट बताता हूं, सारा मतलब एक चीज मैं 5 टाइम्स आपको इस तरह से बताता हूं। पहली बार सुना है, पहली बार में ही कम से कम 5 बार आपने ये नाम सुने, तो एटलीस्ट 5 महीने तो याद रहे, और उसके बाद रिवीजन किया तो अच्छी बात है। 4 नाम, 4 वंश पोस्ट मौर्य में, पहला शुंग, दूसरा कण्व, तीसरा सातवाहन और चौथा कलिंग का चेदी। अभी मैंने दूसरा पहलू बताया था कि हम दूसरे बिंदु पर भी बात करेंगे जो फॉरेन सक्सेसर हुए, है ना। फॉरेन सक्सेसर का मतलब मैंने समझा दिया, भारत की ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर, उसमें 4 वंश को हमें देखना है। तो पहला नाम था इंडो ग्रीक, है ना, हिंदी यूनानी हम इसे हिंदी में कहते हैं, ग्रीक का मतलब है यूनान। तो हिंद यूनानी वंश हमें इंडो ग्रीक वंश पहला देखना है। दूसरा देखना है शक डायनेस्टी, तीसरा देखना है पार्थियंस, और चौथा जिसमें कनिष्क जैसा बड़ा राजा हुआ उसका नाम था कुषाण डायनेस्टी। तो अगर उल्टे दौर में बोलूं तो पहले हम कुषाण को देखेंगे, फिर पार्थियंस को देखेंगे, फिर शक को देखेंगे, फिर इंडो ग्रीक को देखेंगे फॉरेन में, और आपके नेटिव में हम देखेंगे आखिरी से पहला कौन सा, तो पहला कलिंग का चेदी, उसके ऊपर सातवाहन, उसके ऊपर कण्व, और उसके ऊपर जो हमारी पहली राजवंश होगी अभी की वो होगी शुंग। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ Yes, सर। sir. यस। तो आप जो नए हैं, जो पुराने हैं, नोटबुक निकालें। अगर नोटबुक नहीं है तो 2 मिनट में आप नोटबुक खोजें कहीं से, पेन लें, और जैसे जैसे मैं लिखता हूं उस चीजों को उसी तरीके से, उसी गंभीरता के साथ आप लिखेंगे। टॉपिक हमारी होगी पोस्ट मौर्य डायनेस्टी। हमने क्यों बोला पोस्ट मौर्य है, तो पोस्ट का मतलब ही होता है बाद। तो मौर्य के बाद आने वाली डायनेस्टी हमारी पोस्ट में जाएगी। मौर्य वंश के आने से पहले की जो हमारी डायनेस्टी थी वो प्री में जाती थी। तो इस पोस्ट मौर्य को हम देखेंगे नेटिव सक्सेसर के रूप में, नेटिव सक्सेसर के रूप में,
और दूसरा देखेंगे फॉरेन सक्सेसर के रूप में। इस नेटिव सक्सेसर में हम देखें, जिस श्रृंखला से मैं लिख रहा हूं, जिस हायरार्की से मैं लिख रहा हूं, वही हायरार्की आपको याद रखनी है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, है ना। उसी हायरार्की में आपको भी याद करना है। पहला है सुंग डायनेस्टी, SUNGA, सुंग DYNASTY, सुंग डायनेस्टी। उसके बाद दूसरा KANVA, कन्व डायनेस्टी। उसके बाद तीसरा SATVAHAN, सातवाहन डायनेस्टी। और अंत में कलिंग डैश चेदी, CHEDI डायनेस्टी। ये 4 नाम नेटिव सक्सेसर के रूप में लिखें। 4 नाम मैं लिखा रहा हूं फॉरेन सक्सेसर के रूप में। पहला है इंडो ग्रीक, बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। यस यस, ओके गुड। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। दूसरा है शक राजवंश, SAKA, शक डायनेस्टी। सबके आखिरी में डायनेस्टी ऐड कर लीजिएगा। मैंने हालांकि नहीं लिखा है, डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब डायनेस्टी आपको लिखना है। तो इंडो ग्रीक डायनेस्टी, देन अगेन शक डायनेस्टी। उसके बाद पार्थियंस, PARTHIANS, पार्थियंस डायनेस्टी। और सबसे आखिरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट थी, कुषाण, कुषाण डायनेस्टी। इसको लिखें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर सवाल पूछ सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। सर जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्योग्राफी आता है, मतलब जनरल स्टडीज में, वो कहाँ से कर सकते हैं हम प्रिपेयर? ज्योग्राफी? यस सर। कब एग्जाम देना है आपको? 12। अरे यार, इस 12 के लिए पूछ रहे हैं क्या? हाँ। ओके, 12 के लिए MTS MTS का है। तो फिर क्या करो, लूसेंट की बुक ले लो। ओके ठीक है, उस लूसेंट वाली बुक, पहले इसको लिख लो, फिर बता देता हूं 2 मिनट में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। पहले इसको लिखिए आप, सुंग डायनेस्टी, कण्व सातवाहन, लिख के। कलिंग चेदी, देन फॉरेन सक्सेसर में आइए, सक्सेसर लिखा हुआ है ये, देन इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस एंड कुषाण। सर हो गया लिख के वो। ठीक है, बाकी को भी लिखने दो भाई। हटाओ। हाँ सर। किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो मैं पूछना का। जिनका 12 तारीख को MTS का पेपर है, अलग अलग आपको पढ़ना है। हालांकि अगर 10 दिन पूछते हैं तो MTS के GS के लिए बहुत कम है, फिर भी मोस्ट ऑफ द एफर्ट आपको करना है। तो फॉर जनरल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, परचेज द बुक ऑफ लूसेंट, है ना, और लूसेंट के बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी से ने पूछा कि सर ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें, तो ज्योग्राफी में जिसमें सबसे पहले आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, उस टॉपिक को पहले कवर अप कीजिए, है ना, कि 1 मिनट हम बढ़ते हैं तो कितनी दूरी का हमारे पास अंतर होता है, कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस आपके ग्लोब पे हैं, कितने लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये ग्लोब पे जो लाइंस है वो क्यों है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, उसको पहले देखिए। उसके बाद जो प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट्स को देखिए, कौन से इंटरनल है, कौन से एक्सटर्नल है, पृथ्वी के नजदीक का प्लैनेट कौन है, चमकता हुआ कौन है ना। तो ये जो प्लैनेट वाली टॉपिक है उसको आप पढ़िए। उसके बाद अलग अलग जो सॉइल्स हैं उसको आप पढ़िए, कि हमारे पास लेटराइट सॉइल है, हमारे पास ब्लैक सॉइल है, कॉटन जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है और क्यों होता है, पानी को जो एब्जॉर्ब करने की शक्ति है कौन सा मिट्टी में सबसे ज्यादा है, खादर और बांगर टाइप की मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो मिट्टी के सिलेबस को कवर कीजिए। फिर आप पर्वत और पठार पे आइए, कि हिमालय से लेके कंचनजंगा से लेके आपके माउंट गार्डविन आश्रित केटू तक की आपको बात करनी पड़ेगी। कि हिमालय आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपके भारत के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर नेपाल में स्थित है। 8,848 फीट उसकी ऊंचाई है। तो ये पर्वत पठार की बातें हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसकी ऊंचाई कितनी, या फिर सिक्किम में कौन सा, बनिहाल में कौन सा, या फिर जो ये जो नेशनल पार्क है इसको आप पढ़िए कि काजीरंगा कहाँ पे है, जिम कार्बेट कहाँ पे है, गिर कहाँ पे है,
है ना, राजीव गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। समझ में आया एमटीएस? हाँ सर। हाँ, अदरवाइज जिस श्रृंखला से हम बढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को खत्म करने के बाद हम ज्योग्राफी के पे चलेंगे, इंडियन पॉलिटी पे भी चलेंगे, वहां पे सारी बात हम करेंगे। अभी हाँ हमारी सर। नजर कहाँ? हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहे थे? चलूं क्या आगे? यस सर। हाँ सर, चलो सर। नाम पहला कौन सा लिखा है आपने वंश? सुंगा डायनेस्टी। शुंगा। सुंग लिखा है, तो सुंग में पहली बात आप क्या लिखेंगे, तो सुन लीजिए पहले, उसके बाद सुंग पे हम लिखेंगे। सुंग में पहली बात है कि इस सुंग वंश का फाउंडर कौन है। तो इस सुंग वंश के फाउंडर का नाम था पुष्यमित्र सुंग। फिर से बोलता हूं, द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंग। कैसे बना ये फाउंडर? तो यही वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने आपके मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या की थी, और इस वंश का उसने नींव रखा था। तीसरी बात आपको यह जाननी है कि ये जो सुंग डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल कहां थी। तो कैपिटल ऑफ दिस सुंग डायनेस्टी वाज विदिशा। तो विदिशा कैपिटल है, पुष्यमित्र सुंग उसका फाउंडर है, बृहदत्त को इसी व्यक्ति ने मारा था, और यही वो व्यक्ति है जिसने वैदिक काल में, हमने 3 यज्ञ पढ़ाए थे आपको। एक यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ, मतलब राजा जो अपना एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर करता था उसमें घोड़ा को छुड़ाया जाता था, और जहां तक उस घोड़े को रोकने की क्षमता, रोकने की ताकत किसी व्यक्ति में न हो, वहां तक उस राजा का सीमा समझा जाता था। मतलब एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर के लिए हम अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला ये पहला शासक था। दूसरा राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ तो आप ऐसे भी जानते हैं कि जब राजा गद्दी में बैठता है उस समय राजस्व मतलब राज तिलक के समय जो यज्ञ होता है वो राजस्व यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर के लिए होता है। और तीसरा वो यज्ञ जिसकी यज्ञ की बातें हमने वैदिक सिविलाइजेशन में आपके साथ की थी, जहां पे हम वेद, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, पुराण की बात कर रहे थे, वहां पे हमने एक और यज्ञ बताया था, और उस यज्ञ का नाम था वाजपेयी यज्ञ। वैसा यज्ञ जो अपने रिलेटिव, भाई बंधु, है ना, घर वाले को खुश करने के लिए किया जाता था। तो ये तीसरा यज्ञ वाजपेयी यज्ञ है, उसको भी करने वाला यही व्यक्ति था, नाम था पुष्यमित्र सुंग। तो इस पुष्यमित्र सुंग के बारे में हमने 4 बातें सीखी है। एक तो इस पुष्यमित्र सुंग ने जो अपनी कैपिटल, मतलब सुंग डायनेस्टी की जो कैपिटल बनाई वो विदिशा बनाई। दूसरा, यही वो पुष्यमित्र सुंग है जिसने सुंग वंश का नींव रखा। यही वो पुष्यमित्र सुंग है जिसने मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या की। और यही वो पुष्यमित्र सुंग है जिसने राजस्व यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, या फिर वाजपेयी यज्ञ हो, इन तीनों यज्ञों को करने वाला आपके सुंग वंश का ये फाउंडर है। इस चारों बात को हम लिखेंगे कि सुंग वंश में पहली, तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। नाम है पुष्य मित्र सुंग। क्या है सामने में, तो फाउंडर। आपको कैसे लिखना है वो आप लिख लें, द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, ही assassinated the last ruler of कौन सा वंश, अरे कौन सा वंश, मौर्य डायनेस्टी। नाम क्या था, बृहदत्त। बृहदत्ता। He assassinated last ruler of Maurya dynasty, बृहदत्ता। दूसरी बात। तीसरी बात क्या बताया मैंने, तो कैपिटल किधर बनाया, विदिशा। विदिशा, वेरी गुड। और चौथी बात क्या बताई, क्या यज्ञ क्या था, कौन कौन से यज्ञ, अश्वमेध,
आप जब लिखेंगे तो वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अश्वमेध यज्ञ का मतलब एक्सटेंशन ऑफ अंपायर। बाद में आपको दिक्कत ना हो कि आपसे पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ हम क्यों करते हैं, वाजपेयी यज्ञ क्यों करते हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ अंपायर अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद राजस्व यज्ञ क्यों करते हैं, तो टाइम ऑफ किंगडमशिप, ये जिस समय राजा करा। अश्व मनेगा है। हाँ अश्व मनेगा है। क्या हो गया? अश्व मनेगा है क्या? अश्वमेघ MEGHA, अंत में ए ऐसे ही फोकट में लगाते हैं सब में। तो अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और दौड़ा दो उस घोड़े को तो मेघ, राजस्व। और तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखें, तो वाजपेयी टू इंप्रेस रिलेटिव्स। देखिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो किसी भी कंडीशन में ये तीनों चीजें में लिखता ही नहीं, अपने ही पॉकेट में रख के चला जाता कि क्यों हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, क्यों हम राजस्व यज्ञ करते हैं, या फिर क्यों हम ये वाजपेयी यज्ञ करते हैं। लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है इस कारण से मैंने अपने इस मार्कर से लिखा है आपके बोर्ड पे, तो उसकी गंभीरता को महसूस कीजिए, लिखिए 4 बातें। एक और लिख लेना, अटैक ऑफ मिनांडर। मिनांडर एक यमन राजा था, उसका अटैक इसी कारण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, खासकर ऐसे CGL वाली जो बातें हैं या फिर कमीशन लेवल की जो बातें हैं, वो ये मिनांडर वाली फैक्ट आपसे पूछ जाएगी। अटैक ऑफ मिनांडर वो आप लिख लीजिए, मिनांडर का अटैक भी इसी काल में हुआ था। यवन किंग मिनांडर, नीचे नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो एक्सटेंशन ऑफ क्या था सर? एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, सीमा को बढ़ाना है। घोड़ा दौड़ा दो। राजस्व यज्ञ के बाद वाजपेयी है ना सर? वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का वाजपेयी लिखो। जब हो जाए तो मेरे को बताओ। सर हो गया सर। हो गया सर। हो गया। मिनांडर के सर ब्रैकेट में क्या लिखा है? मिनांडर के यवन का शासक था वो। यमन ना? यवन, हाँ। हेलो सर। बोलिए ना। सर पेपर के लिए कुछ गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि मैं नया हूँ ना, पहली टाइम दे रहा हूँ एग्जाम। क्या गाइडेंस चाहिए आप ही बताइए। अभी सर मेरे को मैथ्स के जो पेपर होता है रीजनिंग के टाइम, तो वो कैलकुलेशन मालूम नहीं, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए क्लास पेपर किस चीज देते की? हैं या ये फिर क्लास मैथ्स की है या रीजनिंग की क्लास में बैठे हुए हो? अभी कौन सी क्लास चल रही है? नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर कि उसमें पेपर भी देते हैं या फिर हमको डायरेक्ट से आंसर बताना पड़ता है। अच्छा, आज तक एग्जाम नहीं दिया क्या? अच्छा, पर इसको हटाओ क्या? सर हाँ सर हटाओ। आज तक एग्जाम नहीं दिया है? नहीं सर, मैं तो नया स्टूडेंट हूँ ना सर, F5 में हाँ, हूँ। सब नहीं ही है। आप में से मोस्ट ऑफ जो है वो पहली बार ही एग्जाम दीजिएंगे। पहले अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करना, उसमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ना क्या क्या बोल रहा है ना। तो पहली बार क्या होता है कि पहली बार ऐसे ही पहुंच जाते हैं एग्जाम देने के लिए। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन में आपको पहले बोला जा रहा होगा कि मास्क लेके या फिर ग्लव्स लेके जो भी आना है वो आना है। सैनिटाइजर का जो 15 ml 20 ml जो भी बोल रहा है वो भी लेके जाना है। उसके बाद क्या कहता हूं, हाँ, उसके बाद ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगी, उससे आपको लॉगिन करना है आपके सिस्टम में, जो भी सिस्टम आपको दिया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट टू कैरी योर ID proof, Xerox as well as original,
है ना। किसी भी कंडीशन में ये काम करना भूलने का नहीं, क्योंकि पहली बार जो स्टूडेंट जाते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ की बात तो नहीं करूंगा, 20% आईडी प्रूफ जिरोक्स तो ले लेते हैं, ओरिजिनल रखना ही भूल जाते हैं, फिर उनको एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है ना। मैं ही जब इन्विजिलेटर रहता हूं तो मैं यही काम करता हूं, अगर आईडी प्रूफ ओरिजिनल नहीं है तो भाई किसी बैंक एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, हम आपको इंटर नहीं करेंगे। तो ये चीज आप पहले, कहने का मतलब ये है कि पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा कि आपके इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, वो लेके जाना है। आपको कंप्यूटर पर लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद आपके पास पेज ओपन होगा, उस पेज में क्वेश्चन पढ़ना है, वहीं पे टिक मार्क करना है, और आखिरी में अगर आपने समय से पहले एग्जामिनेशन दे दिया है, आपको लग रहा है कि सही है, तो सबमिट पर क्लिक करना है। अगर सबमिट पर क्लिक नहीं किया तो आफ्टर टेन्योर आपकी 2 घंटे की समय है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। घर चुपचाप बड़ा पाव और ठंडा पी के वापस आ जाना है, और एमटीएस का पेपर दिया 3 महीने के बाद आपकी एग्जामिनेशन की रिजल्ट आएगी, उस रिजल्ट में अपने नाम को आपको ढूंढना है। क्लियर? अगर ढूंढने पे मिल गया तो मेरे को कॉल करना है कि सर अब क्या करूं। उससे पहले तक कोई संदेह नहीं रखना। हाँ आपने बोला ना सर, संदेह नहीं रखना। हाँ, संदेह नहीं रखना है ना, समझा क्या क्या बोला मैंने? हाँ सर। ओके। क्या नाम लिखा है मैंने? अग्निमित्र। अग्निमित्रम। ये नाम क्या है? अग्निमित्रम। देखिए, पुष्यमित्र शुंग पहला फाउंडर था, पहला रूलर था, आपके पोस्ट मौर्य के पहले वंश का पहला रूलर। पुष्यमित्र शुंग के जाने के बाद उसके छोटे छोटे क्या हो गए, मतलब उतना ज्यादा शक्तिशाली तो रूलर कोई भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 4 नाम आप याद कीजिए, और भी 2-4 नाम और भी हैं, बट किसी भी कंडीशन में बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 4 नाम जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, इसमें से एक नाम की बातें मैंने पहले ही कर ली है। 3 नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, पहला है अग्निमित्रम, दूसरा है वसुमित्र, और तीसरा है देवभूति। देवभूति हमने आखिरी में लिखा है, इसका मतलब तो यही है कि शुंग वंश का आखिरी शासक का नाम क्या था। जैसे बृहदत्त आपने नाम जाना कि ये मौर्य वंश के आखिरी शासक थे, वैसा ही देवभूति भी क्या है, तो देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो देवभूति की बात खत्म हो गई। वासुदेव में कुछ भी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं इसके सामने लिखूं कि वासुदेव ने ये किया, वासुदेव ने फलाना किया, नहीं। सिर्फ अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दिस ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिलोंग्स फ्रॉम व्हिच डायनेस्टी, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको ये नाम देखने को मिले, इस कारण से मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। अदरवाइज इसकी ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो आपको जानना है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। बट ये जो ऊपर का नाम है अग्निमित्रम, अग्निमित्र नाम है, अग्निमित्र नाम है। तो ये जो अग्निमित्र है ये भी किसी काम का नहीं है, लेकिन इस अग्निमित्र की कहानी कालिदास जैसे बड़े व्यक्ति के एक किताब में छिपी हुई है, और उस कालिदास की वो बड़ी किताब है, क्योंकि ये जो अग्निमित्र था ये किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया था। जिस लड़की के साथ वो प्यार के चक्कर में पड़ा था उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही 2 नाम मिला के कालिदास ने एक बड़े बुक की रचना की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अग्निमित्रम और उस लड़की का नाम क्या है, नहीं, बट दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मालविका अग्निमित्रम है ये किसने लिखा है ना। तो अग्निमित्रम आपके शुंग वंश के रूलर थे। इस अग्निमित्रम का जो प्रेम संबंध था वो मालविका के साथ था, और यही मालविका और अग्निमित्र को मिला के इसकी जो प्रेम कहानी की बातें हैं ये कालिदास के बुक में लिखा हुआ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास, तो आपको मैं बताऊंगा, जिस समय बुक की कड़ी में हम चलेंगे उसमें बताएंगे ही कि कालिदास ने बहुत बड़े बड़े बुक लिखे, चाहे वो मालविका अग्निमित्रम हो, ऋतु संहारम हो, मेघदूतम हो, है ना। मतलब 8 बुक कालिदास की ऐसी है जिस बुक को बिना याद किए आपको एग्जाम में चले गए तो समझ जाए आपने जीएस पढ़ा ही नहीं है। तो उस 8 बुक को छोड़ दें, सिर्फ एक बुक को आज की क्लास में याद रखें, उस बुक का नाम है मालविका
अग्निमित्रम। आपसे पूछा अगर जाए इस बुक को किसने लिखा, तो इस बुक को लिखने वाला शासक था ही नहीं, इस बुक को लिखने वाला व्यक्ति बेसिकली कालिदास था। तो आपने जो शुंग वंश की अभी तक कहानी मिनांडर तक लिखी है उसके आगे लिखें नेक्स्ट अग्निमित्रम, अग्निमित्र लिखें और उसके सामने लिखें द लव स्टोरी ऑफ, लिखें द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका, लिखें आप जो मैं बोल रहा हूं, द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका was compiled by Kalidas, was compiled by Kalidas in his famous book, in his famous book, बुक का नाम क्या लिखिएगा, बुक का नाम पहले लेडीज फर्स्ट, तो मालविका को पहले लिखिए, उसके बाद अग्निमित्र में एम को जोड़ दीजिए तो मालविका अग्निमित्रम। The love story of Agnimitra and Malavika was compiled by Kalidas in his famous book Malvika Agnimitram. मालविका अग्निमित्रम बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। डन? यस सर। Yes, sir. यस। उसके बाद लिखें नाम लिखें वासुदेव और उसके नाम बाद लिखें, ये सब रूलर है, नाम लिखें देवभूति और देवभूति के सामने लिखें लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी किल्ड बाय, क्योंकि सबको किसी ने मारा ही तभी नए वंश का उसने नींव रखा। किल्ड बाय वासुदेव, किल्ड बाय वासुदेव कण्व। देखिए ये नाम और ये नाम दोनों लगभग सेम हैं, बट ये क्या नाम था, ये नाम था वासुदेव सुंग का नाम था, ये देवभूति सुंग का नाम था, और यहां पे आ गया वासुदेव कण्व। लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी किल्ड बाय वासुदेव कण्व हु फाउंडेड, कौन सा डायनेस्टी होगा? मौर्य। अरे बाबा, तुमको मौर्य बहुत अच्छा लगता है क्या? कण्व। अरे मौर्य तो गया ना, अभी मौर्य से आगे हम फिर से क्यों बैक गियर में जाने का भाई, रिवर्स में मत नहीं जाओ, आगे जाओ। हु फाउंडेड कण्व, KANVA। आपको जिसमें मुखरा लिखा रहा था उसमें भी 4 वंश लिखाए थे कि सुंग के बाद कण्व आया, कण्व के बाद सातवाहन आया, सातवाहन के बाद कलिंग का चेदी आया, फिर भी मौर्य में घुस जाते हो। क्या लिखा आपने? देवभूति में लिखे द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी किल्ड बाय वासुदेव कण्व हु फाउंडेड कण्व डायनेस्टी। सुंग वंश का काम खत्म। चलो आगे। हाँ Yes, sir. सर। किसी का कुछ Yes, छूट sir. गया हो, नहीं समझ में आया हो? नहीं सर। ओके, एक बार फिर से सुने। हमने सुंग में क्या बताया? हमने सुंग में बताया 4 शासकों के नाम, पहला पुष्यमित्र सुंग, दूसरा अग्निमित्र, तीसरा वासुदेव और चौथा देवभूति। हमने पुष्यमित्र सुंग के बारे में 4 से 5 बातें की हैं। पहली बात तो यही किया कि इस पुष्यमित्र सुंग ने अपनी जो कैपिटल है वो विदिशा बनाई। दूसरा, यही वो शासक है जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की। और तीसरा, यही वो शासक है जिसने सुंग वंश का नींव रखा। चौथी बात बताई थी हमने कि मिनांडर है ना का अटैक, जो यवन शासक है मिनांडर, उसका अटैक इसी के राजवंश के काल में हुआ था। उसके बाद अग्निमित्र आया। अग्निमित्र का मालविका के साथ जो प्रेम संबंध की बातें हैं, ये आपकी कालिदास के द्वारा उसकी एक बड़ी बुक मालविका अग्निमित्रम में कंपाइल की हुई है। वसुमित्र किसी काम के शासक नहीं थे, बट फिर भी आपके सुंग वंश के शासक थे, वो इंपॉर्टेंट है। और देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी, असैसिनेटेड बाय द फाउंडर ऑफ
Kanva dynasty, the name of the founder of Kanva dynasty, which would be our next topic, that is Vasudev Kanva.